हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मानव में श्वसन की क्रियाविधि। तो बच्चों, मानव में श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है, किस प्रकार से होती है और कितने भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इन सब जो हमारे टॉपिक हैं इस पे आज हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको आने वाले हर एक नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। और अगर आप नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं। चलिए, तो जैसा कि यहाँ बच्चों आपको दिख रहा है कि मानव में श्वसन की क्रिया विधि, ठीक है। मानव श्वसन की क्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है। मानव की जो श्वसन क्रिया होती है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन के लिए सभी कशेरुकीय जंतु यानी जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे जंतुओं में बाह्य श्वसनांग जैसे फेफड़ों, गलफड़ों, त्वचा आदि के द्वारा बाह्य श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है बच्चों। अब आइए हम मानव श्वसन की क्रिया विधि के दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो श्वासोच्छ्वास होता है। श्वासोच्छ्वास क्या होता है बच्चों? वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा ऑक्सीजन को लेकर के रुधिर के माध्यम से शरीर में पहुंचाना तथा क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक बच्चा। इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक। चलिए, श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि। श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे अंतः श्वसन क्या होता है। इस क्रिया में वायु O2 श्वसनांगों द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। इस प्रक्रिया में डायाफ्राम एवं आंतरिक जो पेशियां होती हैं, ठीक है, मतलब फेफड़े की आंतरिक पेशियां जो होती हैं वो डायाफ्राम में समतल हो जाती हैं, ठीक है। निचली पसलियां बाहर और ऊपर की ओर फैल जाती हैं, जिससे आपका जो सीना होता है वो फूला हुआ सा महसूस होता है, ठीक है। और क्या होता है, और जो हमारे फेफड़े का आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और हमारे फेफड़े का आयतन क्या होता है बच्चों, वो बढ़ जाता है, जिससे हमें क्या ऐसा लगता है कि हमारा सीना फूल चुका है, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, निःश्वसन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग समझो, सभी लोग अच्छे से, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा परिवहन तंत्र, ठीक है, परिवहन सिस्टम। आई बात समझ में? चलिए, निःश्वसन तंत्र क्या होता है? इस क्रिया में वायु फेफड़े से बाहर निकलती है, जिसमें बाह्य पेशियां तथा डायाफ्राम में शिथिलन से पसलियाँ स्टर्नम एवं डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि अगर हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना फूल जाता है, अर्थात जो हमारा डायाफ्राम होता है, जो हमारा फेफड़ा होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। और जब हम सांस को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा डायाफ्राम और फेफड़ा अपने उसी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इस क्रिया को निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारी डायाफ्राम होती है वह क्या होती है, निश्चित अवस्था में आ जाती है, और इसमें फेफड़े का आयतन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? फेफड़े का आयतन कम हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बनाते चलें, ठीक है। बहुत ही अच्छा मैंने आपको नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। तो चलिए, सबसे पहले श्वसन का देख लेते हैं, फिर श्वासोच्छ्वास का बारी बारी से हम सबको देखते चलेंगे। तो श्वसन एक उपचयी
क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जाहिर सी बात है बच्चों, जहाँ पे श्वसन प्रक्रिया होगी वहाँ पे ये कोशिकाओं में होती है। ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? कोशिकाओं में होती है। तो कोशिकाओं में जो हमारा भोजन होता है वो क्या होता है? उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के पश्चात हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक बच्चा, चलिए यह क्रिया देखिए कोशिकाओं में होती है। ठीक है, अब आइए हम श्वासोच्छवास की बात करते हैं। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और CO2 का बहिक्षेपण करता है। श्वासोच्छवास की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है? एक भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर श्वसनांगों में होती है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यह क्रिया जो होती है कोशिका के अंदर होती है और यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर श्वसनांगों में होती है। ठीक बच्चा, चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब एंजाइम की आवश्यकता होगी तभी हमारे भोजन का पाचन होगा, ऑक्सीकरण होगा, तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। और जो हमारी श्वासोच्छवास की क्रिया होती है इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक बच्चा, यहाँ पर क्या होती है? एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। इतनी बात क्लियर हो गई। सॉरी, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो श्वासोच्छवास की क्रिया होती है यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस क्रिया में बाह्य श्वसनांगों की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि यह क्रिया हमारी कोशिकाओं में होती है। ठीक है, फेफड़े में होती है, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीकरण होता है तो ये कोशिकाओं के अंदर होती है। और यह क्रिया के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्वसनांग। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? श्वसनांग। ठीक बच्चा लोग, इतनी बात क्लियर हो गई। श्वासोच्छवास में श्वसनांगों की आवश्यकता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं फेफड़ों में गैसीय विनिमय कैसे होता है। ठीक है, फेफड़े में गैसीय विनिमय कैसे होता है। ठीक बच्चा, चलिए फेफड़े में गैसीय विनिमय सामान्य विसरण द्वारा होता है, मतलब धीरे धीरे उसमें प्रसार होता है, इस कारण से गैसीय विनिमय होता है। वायु कोशों में उपस्थित O2 रुधिर कोशिकाओं में तथा रुधिर कोशिकाओं से CO2 कहाँ जाता है? वायु कोशों में विसरित हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। जो हमारा O2 है वो रुधिर के माध्यम से शरीर में जाता है, और जो CO2 है वो क्या होता है? वो भी रुधिर के माध्यम से वापस का आता है। ये इधर जाता है और ये इधर आता है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? क्लियर हो गई। ये शरीर की तरफ है, ये हमारा शरीर है। ये O2 हमारा ब्लड है, ये ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड है। ठीक बच्चा, ये ब्लड से शरीर की तरफ जा रहा है, और ये शरीर से फिर ब्लड के ही माध्यम से क्या हो रहा है? ब्लड के ही माध्यम से कहाँ आ रहा है? फेफड़े में आ रहा है। ठीक है, ये आपका फेफड़ा है। इतनी बात क्लियर हो गई। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार आपको मैं समझा रहा हूँ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं ऑक्सीजन का परिवहन, O2 का परिवहन किस प्रकार से होता है। ठीक है, फेफड़ों में O2 विनिमय के दौरान विसरित ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित श्वसन वर्धक यानी हीमोग्लोबिन के साथ लगातार अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाती है। मतलब ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर के माध्यम से होता है। रुधिर के अंतर्गत श्वसन वर्धक पाए जाते हैं। जब रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो उसके साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक बच्चा, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे, जिसका संपूर्ण शरीर में क्या हो जाता है? परिवहन हो जाता है। ठीक है, चलिए ऊतकीय स्तर में गैसीय विनिमय। अब ऊतकों में कैसे होता है गैसीय विनिमय ये देखेंगे। ठीक है, ऊतक स्तर पर फेफड़ों की तरह ही, परंतु जैसे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है तो फूल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो वो पचक जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऊतकों में भी होता है, पर इसमें विपरीत प्रक्रिया होती है। फेफड़ों की तरह ही परंतु स्वभाव में विपरीत गैसीय विनिमय होता है, अर्थात रुधिर से O2 ऊतकों में मुक्त होती है। रुधिर से जो O2 है वो क्या कर दी जाती है? छोड़ दी जाती है। कहाँ? ऊतक में। और क्या किया जाता है? CO2 ऊतकों से ले ली जाती है। ठीक बच्चा, ये हमारा
मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है उसको सिर्फ कहाँ तक पहुँचाया जाता है, ऊतक तक पहुँचाया जाता है। कहाँ तक? ऊतक तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं CO2 का परिवहन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके माध्यम से होता है और ये क्या करता है? कार्बोनिल का निर्माण करता है। अगर हम CO2 को जल के साथ किसी एंजाइम की उपस्थिति में क्या करवा दे, क्रिया करवा दे, तो वो क्या बना लेता है? कार्बोनिल अम्ल। किसका निर्माण करता है? कार्बोनिल अम्ल का निर्माण करता है। ठीक बच्चा, इतनी बात क्लियर हो गई। और क्या करता है? ये जल के साथ इसका परिवहन होता है। जैसे यहाँ पे अभी ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? रुधिर के साथ ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जल के साथ CO2 का परिवहन हो रहा है, तो वो क्या बना ले रहा है? कार्बोनिल अम्ल। ठीक, अब आइए हम देखते हैं हीमोग्लोबिन के साथ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं किसी एंजाइम की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक बच्चों, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। ये सब जानते हो क्यों हो रहा है निर्माण? ये CO2 का जहाँ जहाँ परिवहन होगा तो वहाँ वो रिएक्शन करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब CO2 का परिवहन हम सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तो ये क्या बनाता है? बना लेगा पहले क्या? कार्बोनिल अम्ल बना लेगा और बाइकार्बोनेट बना लेगा। और क्या बना लेगा? बाइकार्बोनेट बना लेगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, और ये कुछ ना कुछ मात्रा में, एक्सेस मात्रा में बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। और बच्चा सुनो, अब हम समझते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? ठीक है बच्चा, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है बच्चा। ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें RBC रेड ब्लड कार्पसेल्स पाई जाती हैं। ठीक बच्चा, ये बात समझ में आ गई। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें क्या होता है? RBC पाई जाती है। और जो हमारा ब्लड होता है बच्चा, ठीक है, ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? ब्लड का निर्माण अस्थिमज्जा। कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है बच्चा, अस्थिमज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? BONE मैरो। ठीक है, बोन मैरो में होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? होता है। और ये देखो बच्चा, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन में इसमें, ठीक है, श्वसन वर्धक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्वसन वर्धक पाए जाते हैं। ठीक बच्चा, श्वसन वर्धक पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे O2 क्रिया करके ठीक है, क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक बच्चा, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, और देखो, जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेगा तो हमारी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो क्रिया करके क्या करता है? बताओ भैया, बताओ जल्दी। क्या करेगा? ये हमें ऊर्जा प्राप्त करवाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, ये बात समझ में आई? तो ये था हमारा हीमोग्लोबिन। आई बात समझ में आ गई ना? चलिए अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट और आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड का थक्का आपने सुना होगा। ठीक है, ब्लड का थक्का कौन सी प्रोटीन का कार्य है? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, कौन सी प्रोटीन ब्लड का थक्का बनाने में मदद करती है, जिससे कहें तो कौन सी हो जाएगी, प्रोथ्राम्बिन, थाम्बीन, और कौन सा है बच्चा, फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन हो जाएगा। आई बात समझ में। ये हमारी जो दोनों प्रोटीन होती हैं बच्चा, ये हमारे क्या करती हैं, ब्लड को थक्का बनने से रोकती हैं, क्या करती हैं, जमने नहीं देती हैं, ठीक, ब्लड का थक्का बनने से जमने नहीं देती हैं। अगर ये हमारे शरीर में रहती हैं तो आदमी की जो है वो क्या, आदमी की मृत्यु बहुत कम होती है, ठीक है। थक्का भी बन जाएगा तो भी प्रॉब्लम से ज़्यादा बह जाएगा, ये मतलब मदद करते हैं, थक्का बनाने में मदद करती हैं, ठीक है, थक्का बनाने में मदद करती हैं। अगर थक्का बना देते हैं तो ब्लड कम मात्रा में क्या होगा, निकलेगा, और जब कम मात्रा में निकलेगा तो मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा नहीं रहती है। आई बात समझ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा मेरा बेहतरीन ट्रिक। तो आपको जब समझ में आ गया है तो आप इसको बिना छोड़े, बिना पढ़े, बिना लाइक किए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए न जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।